हमारे दो खास मेहमान एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आज कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और उनका करते हैं हम स्वागत बिगुल के साथ। सेठी साहब और पालविया साहब, आप दोनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अच्छा सेठी साहब, आज चूंकि देखिए एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं हमारे दर्शकों को, आज सेठी साहब जो है ना शॉर्ट टर्म, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक तीनों एक साथ देंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों भाई, हमेशा आप लॉन्ग टर्म पहले दोनों से लेते हो, फिर बीच में एक दो आपके दूसरे कॉल्स वॉल्स आते हैं, 10 की कमाई आती है, कोई रिसर्च एनालिस्ट का लिंक आ जाता है, उसके बाद फिर पोजिशनल लेते हो, फिर ये सब कुछ होता है, फिर शॉर्ट टर्म। लेकिन सेठी साहब की तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिसे हम वो मतलब ऊंची भाषा में सेठी साहब के दुश्मनों की तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद सेठी साहब का डेडिकेशन देखिए, आपके लिए प्यार देखिए। ये सेठी साहब थोड़े हल्के फीवर में है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं शो तो करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये कि मेरी तीनों पिक एक साथ ले लें। सेठी साहब दिल से धन्यवाद कि आप इतने डेडिकेशन के साथ हमारे दर्शकों के बारे में सोचते हैं और आपने कमिट किया तो तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी आप शो करें। इसलिए मैं आपकी बात को सुनते हुए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए तीनों पिक एक साथ आपसे लूंगा। करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कंसिडरेट। मैंने आपको जस्ट एक मैसेज किया थोड़ी देर पहले कि मेरी तबीयत थोड़ी नरम है, तो आप अगर हो तो कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी से मेरा मतलब यह था कि आप बैक टू बैक जैसे मेरे बाद राजेश जी फिर वापस मेरा ऐसे ले सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। पर अनिल जी देखिए, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म पिक है वो स्टॉक मेरे दिल के करीब है। स्टॉक का नाम है आरपीएसजी वेंचर्स, जो कि अभी 650-55 के लेवल पे ट्रेड करता है। इस स्टॉक को तो आपको याद होगा, मैंने पिछले एक साल में कम से कम हर सेगमेंट में मिला के 10 बार इस स्टॉक को रिकमेंड करा होगा। 200 के लेवल्स पे ओरिजिनली आइडेंटिफाइड स्टॉक था, जो कि अभी 650 के लेवल पे है। और इसमें जो स्टोरी थी, एक वैल्यूएशन का बहुत बड़ा गैप है। ये कंपनी 54% हिस्सेदारी एफएसएल में ओन करती है, और एफएसएल में जिस तरह की तेजी हुई है पिछले कुछ दिनों में, आज एफएसएल का मार्केट कैप हो गया है 16,500-17,000 करोड़, और उसमें जो इस कंपनी की हिस्सेदारी है 54%, उसकी वैल्यू आती है करीबन 9,000 करोड़, और इस कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ आज भी 1,600 करोड़ ही है। तो द बेस्ट वे टू प्ले एफएसएल वुड बी आरपीएसजी वेंचर। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई अलग बिजनेसेस है, जैसे 2M करके इनका एक एफएमसीजी ब्रांड है, जो कि विराट कोहली जिसके ब्रांड एम्बेसडर भी है, बाकी कई चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स भी है। मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे भी ग्रॉसली अंडरवैल्यूड है, लुकिंग एट द स्पाइक व्हिच वी आर विटनेसिंग इन एफएसएल। और इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है। 825 का मेरा 9 से 12 महीने का टारगेट है इसमें। ओके, 825 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आरपीएसजी वेंचर। बिल्कुल सेठी साहब, आपने कहा कि 1 बाय 1 कर ले, लेकिन अगर आप इतना कर रहे हैं तो हमारा फर्ज भी थोड़ा सा बनता है कि मैं एक बार तीनों पिक्स आपसे ले लूं और आपसे विदा करके फिर मैं आराम से हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ बता दूंगा। तो बताएं आज के लिए आपकी पोजिशनल पिक सर। अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल पिक है वो भी स्टॉक मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। स्टॉक का नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज। ये एक साउथ इंडिया बेस्ड सीमेंट कंपनी है, जिनका नागार्जुन सीमेंट काफी पॉपुलर है। इस स्टॉक को भी मैंने निचले लेवल्स पे कई बार रिकमेंड किया है। और ये कंपनी सिर्फ सीमेंट ही नहीं, साथ में जो बिल्डिंग मटेरियल्स या पार्टिकल बोर्ड्स वगैरह बनाती है, और एक जर्मनी की कंपनी के साथ भी इनका टाई अप है। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा। और आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे भी कारण है कि कल या ओवर द वीकेंड 2 मिड कैप सीमेंट कंपनीज के नतीजे आए, एक तो मंगलम सीमेंट और दूसरा अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट। दोनों में देखिए आज के इस बाजार में भी 6-7% की तेजी है, बिकॉज नतीजे बहुत ही दमदार थे। और ये वीक मैं मान रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज जो सीमेंट की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके नतीजे आने हैं 22 तारीख को, मतलब थर्सडे को। वेडनेसडे को छुट्टी है, थर्सडे को आएंगे। तो मुझे लगता है पूरा सीमेंट सेक्टर हरकत में रहना चाहिए। यहां से मैंने एचसीएल इंडस्ट्रीज को पिक किया। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 275 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 240 रुपए का। ओके, 275 का यहां पर आप रखें टारगेट, और 235 के स्टॉप लॉस के साथ। और आरपीएसजी स्टॉक हमारा मालामाल वीकली का स्टॉक भी रहा हुआ है। 260 रुपए में इसकी रिकमेंडेशन हुई थी 25 अगस्त को, और तब इसका नाम सीईएससी वेंचर हुआ करता था। तो अभी एक साल नहीं हुआ है, आप देख लीजिए 260 वाला ऑलरेडी 660 हो चुका है। अब भी यहां से बहुत अच्छा दिखता है आरपीएसजी वेंचर। तो मालामाल वीकली स्टॉक भी रहा है और सेठी साहब को पसंद भी है। सेठी साहब की लिस्ट में तो लगातार है। जो स्टॉक सेठी साहब ने रिकमेंड किया आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी के, कमाल 40-50 रुपए, 60-70 रुपए से एफएसएल फर्स्ट सोर्स लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। मतलब कौन सा स्टॉक है जो नहीं, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, एवरीथिंग। तो बड़ा कमाल का स्टॉक है। सेठी साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिकअप के लिए। अनिल जी, जो मेरा आज का शॉर्ट टर्म पिक है वो एक ब्रोकरेज स्टॉक है।
कंपनी का नाम है IIFL सिक्योरिटी, जो कि अभी 122-23 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भी एक दमदार कंपनी है और आज जब बाजार में इतनी बड़ी तेजी हुई है तो अब 2-3 सेक्टर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, उन पे फोकस करना है। एंड वन अमंग देम वुड बी ब्रोकरेज स्टॉक्स। अपार्ट फ्रॉम, जैसे हम चर्चा करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा कर रहा है, सीमेंट अच्छा कर रहा है, मिड कैप IT अच्छा कर रहा है, वैसे ही ब्रोकरेज स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। और मुझे याद आता है हाल ही में आपने भी इसको स्टॉक को शॉर्ट टर्म पिक के लिहाज से रिकमेंड किया हुआ है, वहां से भी अच्छे अपसाइड देखने को मिले। और मुझे ये स्टॉक इसलिए भी पसंद आता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता कंपेयर टू इट्स पीयर्स। और हाल ही में जो इस सेगमेंट से भी जो 2 नतीजे आए हैं, 5 पैसा कैपिटल और एंजल ब्रोकिंग, बहुत ही दमदार नतीजे थे। एंजल के तो नतीजों के बाद 20% का सर्किट लगा था उस दिन। मुझे लगता है ये जो ब्रोकरेज स्टॉक्स है बिल्कुल रडार पे होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में इसका मेरा टारगेट है 135 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 170 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए IIFL सिक्योरिटीज में 135 तक के टारगेट के लिए। और इसके लिए तो सेठी साहब आप मेरा धन्यवाद स्वीकार कर लें, क्योंकि गुरुवार को हमने आज के 2000 में IIFL सिक्योरिटीज खरीदारी करने की राय दी थी। तब दाम था 115 का, 108 के स्टॉप लॉस के साथ 120, 126 ये 2 टारगेट थे जो लगभग उसी दिन हासिल होते हुए दिखे थे। 132 का तीसरा टारगेट था जिसके लिए हमने कहा भी कि इसे जल्दबाजी में बेचे मत, होल्ड करिए। और मैं बार बार कहता हूं आज के 2000 और कल के 2000 वाले स्टॉक्स 5-7 दिन के लिए पोजिशनली होल्ड करिए। ये मार्केट ऐसा है जहां पोजिशनली होल्ड करने पर स्टॉक्स में आपको बड़ा मुनाफा मिलता है। आज भी देखिए कहां कैश मार्केट के स्टॉक में कहीं कोई समस्या है। निफ्टी बैंक निफ्टी आधा 1% नीचे भी है, तब भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कौन सा पैनिक है। खुलने के बाद गिरे तो पैनिक, खुलने के बाद बढ़े तो पैनिक काएगा। उल्टा रिकवरी है, मजबूत फील करिए, पॉजिटिव फील करिए, चिंता मत करिए। हाँ, जिनको रिस्क लगती है, ऊपर आ रहा है, अपनी अपनी पोजीशन जहां आप हल्की कर सकते हैं थोड़ी बहुत हल्की भी करें, कोई इश्यू नहीं, लेकिन ऐसे डरने घबराने की जरूरत है नहीं, आपको ये ध्यान में रखिए। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और अगर आपकी तबियत दिन में ठीक रही तो फोन फ्रेंड करेंगे 2:30 बजे आपकी जो सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। और नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आप अच्छा फील करें वैसा करें, जल्दी से आप ठीक हो जाए, वो हमारी शुभकामनाएं। तो ये सेठी साहब की तरफ से 3 बेहतरीन पिक आपके लिए। आइए पालिया साहब से भी करते हैं मुलाकात। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, वजह आपको बताइए। शुरुआत कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक रहेगी सीक्वेंट साइंटिफिक। ये स्टॉक में देखें तो हमने पिछले कुछ महीनों में एक अच्छी तेजी देखी। स्टॉक पिछले 3-4 महीनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 10-12 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो एक पॉजिटिव है। और मंथली, वीकली और डेली सेटअप, तीनों सेटअप में अगर हम इस स्टॉक को इवेल्युएट करें तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है सीक्वेंट साइंटिफिक में जो लॉन्ग टर्म के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो करीब 400 रुपए तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन आता है तो इसको ऐड करें। 285 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और 400 रुपए के टारगेट हमें लगता है सीक्वेंट साइंटिफिक में आते हुए दिख सकते हैं। तो सीक्वेंट साइंटिफिक है ये पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 285 का लगाए स्टॉप लॉस और 400 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये एक बेहतरीन स्टॉक आपके सामने इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। कई और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होगा, वहां पर भी हम राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार राजेश जी की तरफ से उनकी पोजिशनल पिक भी ले ली जाए। उसके बाद एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके सामने आने की तैयारी में है। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है, वो भी हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले राजेश जी बताएं आपकी पोजिशनल पिक। जी अनिल जी, तो अनिल जी पोजिशनल पिक रहेगी उषा मार्टिन। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक रैली देखने को मिली थी 30 रुपए से करीब ये 60 रुपए तक एक रैली करने के बाद स्टॉक पिछले 5-6 वीक से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और एक नैरो रेंज के कंसोलिडेशन में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन होते हुए दिख रहा है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 70 रुपए से 75 रुपए तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। करंट लेवल पे अभी 57 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 57, 55 ये एक बाय रेंज हम इसमें सजेस्ट करेंगे। इसमें 52 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है और 70 से 75 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे उषा मार्टिन में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये है आपके लिए उषा मार्टिन में 70 से 75 तक के टारगेट की है तैयारी इस वक्त आपके लिए आती हुई दिख रही है। राजेश जी की तरफ से 2 बेहतरीन पिक, सीक्वेंट साइंटिफिक और उषा मार्टिन 2 स्टॉक का। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है एक बेहतरीन स्टोरी पर फोकस करने का, और वो स्टोरी बेहद काम की है
आपके लिए, अगर आप प्राइमरी बाजार में आईपीओ में पैसा लगाते तो। अनुराग शाह हमारे संवाददाता जो इंश्योरेंस सेक्टर पर रखते हैं गहरी पकड़, हमारे साथ हैं तैयार। अनुराग बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? देखिए, देश का जो सबसे बड़ा आईपीओ है, मेगा आईपीओ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एलआईसी का आईपीओ, वो सरकार ने कहा है कि वो चौथी तिमाही में आएगा, यानी 2022 के जनवरी से लेकर मार्च तक। और इतना बड़ा आईपीओ है तो उसकी जो तैयारियां है वो काफी तेजी से चल रही है। वैल्यूएशन को लेकर जो एडवाइजर नियुक्त करने हैं, उसके अलावा अब जो है एलआईसी की तरफ से जो एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए 10% जो कोटा रिजर्व रखा जाएगा, तो वहां पर पॉलिसी होल्डर्स का जो डेटाबेस तैयार करना है, क्योंकि एलआईसी के 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर है। देश के लगभग हर गांव, कस्बे, घर में जो है एलआईसी का पॉलिसी होल्डर मिलेगा, तो काफी बड़ा मेहमूद टास्क होगा। तो उस टास्क को शुरू कर दिया गया है, उसका डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कि जो 10% रिजर्व रहेगा एलआईसी का आईपीओ अपने एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए, तो उसका जो डेटाबेस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि काफी 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर, 40 करोड़ पॉलिसियां जो अभी एक्टिव है, तो उसमें काफी मेहमूद टास्क में यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्योंकि एलआईसी के अलावा बाकी जानकारों का भी मानना है कि केवल एलआईसी का जब आईपीओ आएगा तो उससे पहले भारत के अंदर कम से कम 1 करोड़ डीमेट अकाउंट खुलेंगे। तो इसको देखते हुए भी काफी जबरदस्त जो है रुझान रहेगा पॉलिसी होल्डर्स में, क्योंकि एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ लोगों का भावात्मक अटैच है। तो जब पॉलिसी होल्डर जो है 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स की बात की, तो अगर उसमें हम माने 5% भी है जो जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है और वो एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, तो डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए एलआईसी जो है अपना डेटा पूरा कंपाइल कर रहा है, क्योंकि कई सारे पॉलिसी होल्डर से एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति है, उसके पास एलआईसी की 2-3 पॉलिसी है जिसमें डिटेल्स है नहीं है, और कई सारी ऐसी लंबी प्रक्रिया रहेगी। तो उसको पूरा कंपाइलेशन का प्रोसेस अभी से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ जिस तरह से सब्सक्राइब होगा, उसमें जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी भूमिका रहेगी। 10% तक का हिस्सा जो है पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा, जिस तरह से बाकी आईपीओ में हमने देखा है कि एम्प्लॉइज के लिए 10% तक का हिस्सा रिजर्व रहता है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज होगी देश के सबसे बड़े आईपीओ में, जहां पर जो उनके पॉलिसी होल्डर्स है, 29 से 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है, उनके लिए 10% का हिस्सा रिजर्व रहेगा। ओके, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और अनिल जी, एलआईसी आईपीओ सारे रिकॉर्ड्स तो तोड़ेगा आंकड़ों के हिसाब से, पर इस खबर को कैसे देखें? 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो एक तो ये डेटाबेस बनेगा और आईपीओ से पहले 1 करोड़ से ज्यादा और नए डीमैट अकाउंट्स खुल सकते हैं। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को? दीप, अनडाउटेडली 2 लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एक एलआईसी के पॉलिसी होल्डर, दूसरा सीडीएसएल के शेयर होल्डर, दोनों के लिए अच्छी खबर है। पहला तो एलआईसी के लिहाज से देखिए, एलआईसी का आईपीओ मेगा आईपीओ होगा, और मतलब क्या साइज हो सकती है वो अंदाजा लगाने की बात है। और मतलब लिस्टिंग के बाद इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में डेफिनेटली होगी एलआईसी, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो सबको मौका मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ा कोटा होगा, लेकिन जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है, एलआईसी की जो अब तक की पहचान है वो आमतौर पर अपने पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए, बोनसेस देने के लिए और हर तरह से फायदा पहुंचाने के लिए जानी मानी जाती है। तो उसका फायदा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। अब अगर पॉलिसी होल्डर्स को फायदा उठाना है तो फिर उन्हें अपने डीमेट अकाउंट होने जरूरी है। 1 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट अगर एलआईसी के आईपीओ के चलते खुल सकते हैं तो सीडीएसएल के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। तो पिछले समय में जो सीडीएसएल का स्टॉक, बीएसई का स्टॉक जो इतनी तेजी दिखाता हुआ नजर आया, ये बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स की वजह से आज 7.5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो बीएसई के प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली ट्रेड करते हैं। अब सीडीएसएल में अगर आप सोचिए 1 करोड़ नए अकाउंट खुलेंगे, कुछ सीडीएसएल में खुलेंगे, कुछ एनएसडीएल में खुलेंगे, जिसको जितना मिले अपनी जगह, लेकिन कितना बड़ा बिजनेस सीडीएसएल के लिए आगे चलते हुए हो सकता है। और सीडीएसएल को फायदा होगा, इनडायरेक्टली बीएसई को भी फायदा होगा, क्योंकि बीएसई की सब्सिडरी कंपनी है। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा मौका है वो सीडीएसएल के लिए है, और सीडीएसएल के लिए भी बड़े फायदे की बात है। एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। सीडीएसएल, सिमी जी देखिए चार्ट्स, क्या ये स्टॉक 1600 रुपए की तरफ तेजी से जाने को तैयार है? अच्छा, माफ कीजिएगा, सिमी जी नहीं है, सुमित जी, आपको चार्ट देखकर देनी है अपनी राय सीडीएसएल पर।
अनिल जी, चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है और ये स्टॉक हम लोअर लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं और अभी ये 1600 का लेवल तो क्रॉस करेगा ही करेगा और उसके ऊपर का मूव भी दिखाएगा। तो सीडीएसएल में पोजीशंस बना के रखे, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी जारी है और ये जारी रहेगी। 1600 के इमीडिएट टारगेट होंगे, वो लेवल्स ब्रेक होते हैं और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1750 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन बनते हुए रहेगा। कुछ दिन पहले ही हमने आपके लिए हाईलाइट किया था कैसे इस साल की शुरुआत से अब तक हमने देखा है कि 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट सीडीएसएल ने जोड़े हैं। पिछले साल से देखें तो डबल से ज्यादा डीमैट अकाउंट हो गए हैं और अब 1 करोड़ से ज्यादा और डीमैट अकाउंट जुड़ सकते हैं एलआईसी की आईपीओ से पहले। तो बढ़िया एक्शन है बाजार से जुड़े स्टॉक्स के लिए और सीडीएसएल डेफिनेटली इस काउंटर पर रखनी है नजर। बीएसई यहां पर भी आपको तेजी का माहौल बन रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और क्लीन साइंस के मैनेजमेंट से भी बात करनी है आज लिस्टिंग के बाद। उससे पहले समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र शुरुआत होने की तैयारी में और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं संसद भवन में। उसकी ताजा तस्वीरें अभी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में भी बारिश का मौसम है, तो ये है आपके लिए ताजा तस्वीरें। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र की शुरुआत में आप मानसून को देख भी रहे, बादलों को गरजते बरसते हुए देख भी रहे। अहम सत्र है और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कामकाज भी होने वाला है। लगभग 17 बिल पेश किए जाने की संभावनाएं हैं, इस पर आपको नजर रखिए। तो काफी कुछ कामकाज मानसून सत्र में होता हुआ दिखेगा, इस पर आप नजर रखिए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आप देख सकते हैं कि संसद के इस मानसून सत्र की शुरुआत में वहां पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। यह है आपके लिए बड़े एक्शन वाला आज दिन, जहां से आज से संसद के सत्र की शुरुआत होगी। 17 बिल पास कराने की सरकार की कोशिश होगी। आइए प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं इस सत्र की शुरुआत के पहले, सुनते हैं क्या कहना है उनका। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को जो समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं
और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, इस सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सहयोग की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और काफी कुछ एक्शन होने की तैयारी में संसद के इस सत्र में, जहां पर आप देखेंगे 17 बिल पास करने की तैयारी है सरकार की तरफ से। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट बिल, आईबीसी, ये बाजार के लिहाज से और कॉर्पोरेट और इकोनॉमी के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग और अहम बिल है। इसके अलावा भी ढेर सारे और बिल्स हैं जो इस संसद सत्र में पास होने की तैयारी में है। आइए बढ़ते आगे। राजेश पालिया साहब हैं हमारे साथ तैयार। वक्त उनसे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में उनकी शॉर्ट टर्म पिक लेने का। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पसंद है राजेश जी को सीक्वेंट साइंटिफिक शॉर्ट पोजिशनली उषा मार्टिन खरीदारी करने की राय दी है। और बताएं राजेश जी आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी अनिल जी, सो शॉर्ट टर्म पिक अनिल जी रियल एस्टेट सेक्टर से रहेगी और उसमें प्रेस्टीज स्टेट हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में अगर वीकली सेटअप देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लास्ट वीक देखने को मिला, उसके बाद फॉलोअप बाइंग एक्शन इस स्टॉक में कंटिन्यूटी में देखने को मिल रही है। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 370 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से वॉलेटिलिटी में इसको ऐड करें, 336 328 ये एक रेंज रहेगी जहां पे इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। 320 के आसपास का हम इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और 370 ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्रेस्टीज स्टेट में। बिल्कुल, पिछले हफ्ते से ही दमदार तेजी में रहा है प्रेस्टीज एस्टेट्स, आज भी अच्छे मोमेंटम है और आगे जाकर भी आपको अच्छे गेन्स दिखा सकता है। 375 के टारगेट के लिए खरीदारी करें रियल एस्टेट काउंटर में, एक बढ़िया परफॉर्मिंग स्टॉक। आइए देखते हैं 10 की कमाई के लिए राकेश जी, कुणाल जी ने कौन सा स्टॉक चुना है, बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है और खरीदना है विंध्या टेलीलिंक्स पर 10 की कमाई में हमारी खरीदारी की राय है। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, अगर आप उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक बहुत ही शानदार बेस निचले स्तरों पर स्टॉक ने बनाया, वापस से तेजी बनती दिख रही है और यह स्टॉक बड़ी आसानी से 2000 के लेवल्स आपको दिखाएगा। बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, डीप वैल्यू इस शेयर में है, तो विंध्या टेलीलिंक्स को मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदने की हमारी राय है। ओवर टू राकेश। देखिए दीपांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और आज की मार्केट में देखें तो काफी फैंसी आ रही है। हिमाचल के लिए काफी क्वेरीज आती हैं, तो जो लोग हिमाचल के लिए क्वेरी करते हैं उनके लिए एक ही राय है कि विंध्या टेलीलिंक को खरीदना चाहिए। बेहतरीन फंडामेंटल, बेहतरीन टेक्निकल और जिस तरीके से कुणाल जी ने बोला 2000 के लेवल्स, 2000 के टारगेट यहाँ 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो 3 महीने का नजरिया बना के विंध्या टेलीलिंक में इन स्तरों पर, करेक्शंस पर निवेश की राय है।
टेलीलिंक ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 2000 रुपए तक के टारगेट 3 महीने के लिए आप लेकर चलें। आइए वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जो शामिल हो रही है कंपनी वो थोड़ी देर में शामिल होंगी, वो है तत्व चिंतन फार्मा। ये है नया आईपीओ जो खुला है, आज दूसरा दिन है इस आईपीओ का। आइए वो मैनेजमेंट से हम बात करें, तब तक सुमित जी के लिए एक गूगल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक है अनिल जी। स्टॉक का भाव चल रहा है 172 रुपए, 173 रुपए, 172, 173। स्टॉक का नाम है तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड, जिसका सिंबल है तिरुमलाई केम। इस स्टॉक के अंदर बाइंग बन रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक रिसेंट के हाईज ब्रेक कर चुका है और स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 4 से 5 दिन का व्यू लेके स्टॉक के अंदर काम करें। 185 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 190 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक 2018 के हायर लेवल्स पे आ चुका है। स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी बन रही है। डेली और वीकली चार्ट दोनों के अंदर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 163 रुपए के नीचे में नीचे में जो सपोर्ट है 163 का है, तो 163 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी करें। 185 से 190 के टारगेट में 4 से 5 दिन का व्यू लेके इसके अंदर काम करना है। तो तिरुमलाई केमिकल्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती दिख रही है। इस स्टॉक में रहेगा भरपूर एक्शन। 163 163 का लगाएं स्टॉप लॉस, 185 190 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। परफेक्ट, ये है आपके लिए राय। आइए अब बढ़ते आगे, वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का, और आज हमारे साथ है कंपनी तत्व चिंतन। यहां पर करेंगे टॉप मैनेजमेंट से बात। तत्व चिंतन के आईपीओ का आज है दूसरा दिन। पहले दिन रेस्पॉन्स जबरदस्त आया है, विशेषकर आप सब लोगों की तरफ से। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 8 गुना इस इशू को पहले दिन ही भर दिया। एचएनआई कैटेगरी में 1 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में आधा गुना, यानी कि कुल मिलाकर 4.5 गुना से ज्यादा इशू पहले ही दिन भर चुका है। 1073 से 1083, 1083 ये है इशू की प्राइस। कल ये इशू बंद होगा। आज और कल आपके पास मौका है पैसा लगाने का। 13 शेयरों के मार्केट लॉट में आप पैसा लगा सकते हैं। 500 करोड़ रुपए का इशू है और उसमें 225 करोड़ फ्रेश इशू, 275 करोड़ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में। पहले कंपनी का आपको मैं संक्षेप में परिचय दे दूं, उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। 1996 में कंपनी की हुई थी शुरुआत और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का कारोबार करती है ये कंपनी। एसडीए, पीटीसी, सुपर कैपेसिटी बैटरी, फार्मा, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट जैसे केमिकल्स बनाने का कंपनी का कारोबार है और स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट्स में देश की इकलौती कमर्शियल मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये, और देश और दुनिया में फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का दिग्गज प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है तत्व चिंतन फार्मा। आइए बात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चिंतन शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं और कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की जिम्मेदारी उनके हाथों में है। 24 साल से ज्यादा का इस इंडस्ट्री का अनुभव चिंतन शाह साहब रखते हैं। चिंतन शाह साहब, स्वागत है आपका। आपके आईपीओ को पहले ही दिन बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करें कि कल तक जब बंद होगा तब तक दमदार रेस्पॉन्स आएगा भी। कंपनी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तत्व चिंतन फार्मा। तो एक चीज तो समझ में आ गई, बीच वाला जो ये चिंतन है ये तो आप ही के नाम से आया हुआ है, लेकिन ये नाम तत्व चिंतन फार्मा रखने के पीछे की थोड़ी स्टोरी बताएं। ये नाम कैसे आया इस कंपनी का, जरा समझाएं सर। डेफिनेटली तत्व चिंतन एक आध्यात्मिक नाम है। तत्व का मतलब है माइन्यूटेस्ट नोन एलिमेंट, सबसे छोटा नोन एलिमेंट, और चिंतन मतलब डीप थिंकिंग। तो दोनों मिला के डीप थिंकिंग ऑन द माइन्यूटेस्ट इश्यूज और द एलिमेंट्स, ये उसका आध्यात्मिक मीनिंग है। चिंतन सिर्फ इसमें एक महज कोइंसिडेंस है, अच्छा वाला कोइंसिडेंस है। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये है डीप मीनिंग आपके कंपनी के नाम के पीछे। अब सर बताइए, सबसे पहले क्योंकि आपके आईपीओ की साइज 500 करोड़ है, 225 करोड़ रुपए फ्रेश इशू में और 275 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल के पीछे की वजह और बाकी 225 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी कैसे करने वाली है? तत्व चिंतन अपने बिजनेस का ग्रोथ काफी स्ट्रांग देख रही है, तो उसकी वजह से हमारा एक इंटेंशन है कि 225 करोड़ रुपया जो कंपनी में आ रहा है, ज्यादातर वो पैसा हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के पीछे।
अगेन तत्व चिंतन बहुत ही रिसर्च बेस्ड, रिसर्च ड्रिवन कंपनी है। हमें नए से नए मोलिक्यूल्स के लिए वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू इंट्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स। तो उसकी वजह से R&D कैपेबिलिटीज भी मजबूत करनी जरूरी है। इसी कारण से हम लोग करीबन 24 करोड़ रुपए R&D एक्सपेंशन में भी लगा रहे हैं। सो ज्यादातर जो भी पैसा 225 करोड़ तत्व चिंतन में अंदर आ रहा है वो हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और R&D कैपेबिलिटीज बढ़ाने में यूज कर रहे हैं। हम लोग इस पैसे में से ना कोई डेट रिपेमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स, बिकॉज ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि इवेंचुअली 2-3 साल में वो डेट रिपेमेंट हो ही जाता है। जब तक 275 करोड़ रुपए का सवाल है जो OFS के माध्यम से प्रमोटर्स के पास आ रहे हैं, तो हमने ये हमारा 25वां साल है कंपनी एग्जिस्टेंस में आई 1996 में, और हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है। हमने बहुत ही छोटे स्केल से ये कंपनी की शुरुआत की है, उसको स्लोली स्टेडीली बढ़ाया है। तो हमारे लिए भी ये फर्स्ट लिक्विडिटी इवेंट है, एंड दैट वी आर बेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क दैट वी हैव डन सो फार। परफेक्ट। तो 25 साल पुरानी कंपनी है और 25 साल पूरे होने पर ये IPO आ रहा है। IPO आने में थोड़ी सी प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ पैसा है 225 करोड़ जो कंपनी में जाने वाला है उसका फायदा मिलेगा एक्सपांशन प्लान के तौर पर। सर, आपके प्रोस्पेक्टस में मैं जो पढ़ रहा था, पिछले साल में वित्त वर्ष 2021 में आपने 82 नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जो आपके रेवेन्यू का कुल मिलाकर 23-24% के आसपास होता है। एक अंदाजा दें पिछले 3 साल में कितने इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके डेवलप हुए हैं टोटल मिलाकर, और इसके पीछे कंपनी की क्या सोच है, आगे क्या प्लान है? एक करेक्शन है, 82 प्रोडक्ट्स 2011 से लेके आज तक डेवलप हुए हैं, और इसी रेट से हम लोग करीबन 10 से 12 प्रोडक्ट्स हर साल हम लोग लॉन्च किए जा रहे हैं। ट्रेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के माध्यम से या स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स भी बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग मार्केट है, जहां हम लोग ऑटो एमिशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो दुनिया धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स की तरफ बढ़ रही है, तो ये भी सेगमेंट बहुत ही इवॉल्विंग, फास्टली ग्रोइंग सेगमेंट है, जिसमें नए प्रोडक्ट्स की भी आवश्यकता है। तो इसी डायरेक्शन में हम लोग R&D किए जा रहे हैं। और तीसरा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जहां हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बना रहे हैं सुपर कैपेसिटर बैटरीज के लिए। ये भी बहुत ही नया सेगमेंट है जिसका फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत ट्रिमेंडस हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसका सुपर कैपेसिटर्स का यूजेज जो है वो हाइब्रिड EV व्हीकल्स बैटरीज में हो सकता है, और आगे चल के इसका सोलर एनर्जी स्टोरेज में भी हो सकता है। सो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा फोकस बढ़ते जा रहा है, तो इसी प्रोडक्ट्स की तरफ हम लोग ज्यादा से ज्यादा R&D एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और ये ग्रोथ ट्रेंड और ये नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का ट्रेंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। अच्छा सर, तो ये जो बैटरीज की आप बात कर रहे हैं, ये बैटरीज अलग इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम आने वाली, ये व्हीकल्स वगैरह में काम आने वाली, या इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बैटरीज नहीं है, राइट? इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी रिलेटेड बैटरीज है जो हाइब्रिड EV व्हीकल्स में यूज होती है, और अगेन सोलर एनर्जी स्टोरेज में भी इसी प्रकार की बैटरीज का यूजेज होता है। तो ये दोनों तरफ की इंडस्ट्रियल एज वेल एज ऑटोमोटिव दोनों एप्लीकेशन। तो चिंतन जी, फिर इसका मतलब ये समझें कि जैसे जैसे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, इनका बिजनेस बढ़ेगा, तो इस सेगमेंट में आपका कामकाज बढ़ेगा? बढ़ना ही चाहिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। और जैसे आप देखिए, इंडिया भी बहुत ही पुश कर रहा है सोलर एनर्जी की तरफ, तो ये सेगमेंट्स का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इज आल्सो वेरी अमेजिंग। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, कामकाज कहाँ ज्यादा बढ़ेगा, हिंदुस्तान में या बाहर? क्योंकि आपका 70% एक्सपोर्ट से आता है रेवेन्यू, 25 कंट्रीज ऐसी हैं, 25 देश जहां पर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो आगे चलते हुए मिक्स यहाँ का और बाहर के कारोबार का कैसे रहेगा? हमारा स्ट्रॉन्ग फोकस एक्सपोर्ट्स की तरफ है, तो वो ग्रोथ तो बरकरार रहना ही रहना है। और जैसे आप समझ रहे हैं कि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां वो भी बहुत सुपर ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं कि नेक्स्ट 10 इयर्स इज गोल्डन एरा फॉर द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक रेवेन्यूज भी इतने ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ से बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपके 3 साल के पिछले फाइनेंशियल्स देख रहा था, आजकल DRHP में 3 साल के फाइनेंशियल आते हैं, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। मुनाफा 20 करोड़ से 52 करोड़ आ गया, मार्जिन 16% से लगभग 21-22% की रेंज में आ गए, कामकाजी मुनाफा भी डबल हुआ है, EBITDA 33 करोड़ से 65 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू भी 50% बढ़ा है। तो अब एक आइडिया, 2 चीज में इसमें जानना चाहता हूं। एक तो 3 साल के तो हमारे पास है, एक ब्रॉडली अंदाजा दें पिछले 10 साल में किस तरह की ग्रोथ रही है कंपनी की। दूसरा ये कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम 3 साल में दिख रहा है, जो जिसके डेटा हमारे पास है, क्या यही आगे भी रहने वाला है, मेंटेन होगा, बढ़ सकता है,
या फिर कुछ चैलेंजेस है? इन दोनों सवालों के जवाब चाहता हूं सर। हमने 1996 में शुरुआत एक स्क्रैच से की थी, जहां हमारी कंपनी ने शुरुआत की तभी एक रिएक्टर ही था, सिर्फ 500 लीटर्स कैपेसिटी था, और आज हमारे पास 280,000 लीटर की रिएक्शन वॉल्यूम्स है। और आगे चल के जो हम लोग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो उसी वजह से हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन करके ये 2,80,000 लीटर को बढ़ा के 4,80,000 लीटर्स रिएक्शन वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार के ग्रोथ को फोरकास्ट कर रहे हैं। और जैसे पिछले 3 साल में हमने इतनी स्ट्रांग ग्रोथ की है, तो ये हमारे सारे नए R&D डेवलप प्रोडक्ट्स है जिनका अभी कमर्शियल उपयोग होना शुरू हो गया है। जैसे वन ऑफ देम इज BS6 एप्लीकेशन एरिया। तो इसी प्रकार से जैसे नए प्रोडक्ट्स कमर्शियल यूज में आते रहेंगे, तो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं जो पिछले 3 साल में हमने ग्रोथ अचीव की है, उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आउटलुक भी स्ट्रांग है। पिछले 3 साल काफी बेहतरीन रहे कंपनी के, धीमे धीमे साइज बहुत ही बेहतरीन होती दिख रही है। साथ ही कैपेक्स भी किया है, एक्सपेंशन प्लान भी कंपनी का है, जिसके चलते ग्रोथ आगे आएगी। चिंतन शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिजनेस के लिए आपने वक्त दिया, अपने आईपीओ पर, अपनी योजनाओं पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। आपके इस आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं रेस्पॉन्स तो तगड़ा खैर आ ही रहा है, ऑलरेडी 8 गुना तो रिटेल में बढ़ चुका है। देखो कल तक क्या कुछ होता है, और उतनी ही दमदार आपकी इनिंग की शुरुआत हो प्राइमरी मार्केट से। जब आप लिस्ट हो सेकेंडरी मार्केट में, तो आपकी दमदार लिस्टिंग हो। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये था तत्व चिंतन फार्मा का टॉप मैनेजमेंट बताते हुए कंपनी की योजना और आईपीओ के बारे में। यह है दमदार एक्शन होता हुआ। इस बीच दमदार एक्शन बाजार में भी है। निचले स्तरों से आधा नुकसान भरपाई कर चुका है निफ्टी, 15,800 के ऊपर टिके रहने में कामयाब है, ये अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी भी 35,300 के आसपास टिके रहने में कामयाब। लेकिन एक स्टॉक जो दिख रहा है जबरदस्त दबाव में, और वो है जस्ट डायल। 4.5% का नुकसान अब आपको जस्ट डायल में देखने को मिलेगा। तो बाय ऑन रिवर्स, सेल ऑन न्यूज काफी तेज बिकवाली अब आती दिख रही है। इस स्टॉक पर काफी पहले खरीदारी की राय बंसल जी आपने भी दी थी। आपने कहा भी था कि जस्ट डायल में कुछ बड़े एक्शन की तैयारी है। अब बताएं सर, जिन लोगों के पास है वो क्या करें, निकल जाए, स्टॉप लॉस क्या करें, जरा एक बार राय दीजिए। देखिए अनिल जी, निकल जाना चाहिए। रीजन ये है कि जो भी जिसने भी ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है, शॉर्ट मीडियम टर्म किसी भी नजरिए से लिया है, तो उसका जो स्टॉप लॉस था, एक बड़ा स्टॉप लॉस 1055 का, वो ट्रिगर हो चुका है और स्टॉक डिसाइसिवली उन स्तरों के नीचे चल रहा है। तो जिसने भी ट्रेडिंग के नजरिए से, शॉर्ट टर्म नजरिए से लिया है, तो वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं, यहां से निकल जाने की राय होगी। तो ये है आपके लिए राय जस्ट डायल पर बंसल जी की तरफ से। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश पालिया साहब का भी धन्यवाद। जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे दीप को दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक में जाने से पहले देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए सब मिलकर एक साथ कहेंगे जय हिंद।